गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ में ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा था। ग्लाइकोलाइसिस की हमने 5 स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। टोटल इसकी 10 स्टेप्स हैं। आज हम रिमेनिंग 5 स्टेप्स की बात करेंगे। 5 स्टेप्स की बात के साथ साथ हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जेटिक्स की बात भी करेंगे। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो 3PgAl में कन्वर्ट हो सकता है और 3PgAl डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पर बताया था कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का यहां पर क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने पर 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। अब यहां पर 5th स्टेप पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो 3PgAl में आइसोमराइज्ड हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3PgAl में परिवर्तित हो सकता है। 3PgAl जो फ्रेंड्स डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज शुगर हैं। ग्लूकोज एल्डोज, फ्रक्टोज कीटोज ग्रुप है। इसी तरह से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कीटोज शुगर है, जबकि आपका 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है ये एक प्रकार की एल्डोज शुगर होती है। अब हम लोग यहां पर यदि आगे बात करें कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3PgAl में परिवर्तित हुआ, यहां पर एंजाइम काम आया था आइसोमरेज और इस स्टेप को हमने यहां पर कहा था कि ये एक प्रकार का आइसोमराइजेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो 3PgAl है, इस 3PgAl का यहां पर 6 नंबर के स्टेप पर बात करेंगे। इसका डीहाइड्रोजिनेशन होता है। अब डीहाइड्रोजिनेशन जब 3PgAl का होगा तो देखिए इस स्टेप्स को मैं अलग से खोलकर एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है अल्टीमेटली 3PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा। 3PgAl का एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी है और यहां पर एक मॉलिक्यूल जब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3PgAl में परिवर्तित होगा तो 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो देखिए जैसे 3PgAl है, इस 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। यहां पर इस 3PgAl का यहां पर डीहाइड्रोजिनेशन होगा। यहां पर इससे प्रत्येक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे और इन हाइड्रोजन आयन को रिसीव करता है NAD आयन। देखिए मित्रों NAD का पूरा नाम याद रखना कैसे हमें, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है और अगर NADH बना दे तो क्या बना है, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या कहलाएगा? निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। इसी प्रकार से जब आप लोग फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ते हैं वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं NADP, तो NADP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और यदि NADPH कर दे तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहां पर NAD आयन NADH प्लस H आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब चूंकि 3PgAl के प्रत्येक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, यहां पर PgAl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो यहां पर 2 NAD आयन से 2 NADH प्लस H आयन बनता है।
ये जो रिएक्शन है ये यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 3PgAl का यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। डिहाइड्रोजिनेशन के साथ साथ यहां पर 3PgAl का एक फॉस्फोराइलेशन भी होता है और फॉस्फोराइलेशन यहां पर H3PO4 के द्वारा होता है। तो यहां पर दो रिएक्शन एक साथ चलती हैं। 3PgAl का पहले फॉस्फोराइलेशन होगा, 1,3-PgAl बनेगा और 1,3-PgAl का फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगा जिससे यहां पर 1,3-PgA का फॉर्मेशन होता है। तो इसके भी दो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी और यहां पर बनेगा 1,3-PgA। ये रिएक्शन जो है ये भी यहां पर आप लोग बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं यहां पर लिखूं कि दो मॉलिक्यूल H3PO4 के यहां पर काम आते हैं और यहां पर आप लोग बताएंगे 2 मॉलिक्यूल यहां पर 2NAD आयन से 2NADH प्लस 2H आयन बनता है। 2NAD आयन प्लस 2NADH प्लस 2H आयन बनता है और 3PgAl से आप लोग यहां पर बताएंगे 1,3-PgA का फॉर्मेशन होता है। तो एक रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को बीच में अलग से एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी कि 3PgAl जो है उससे 1,3-PgA का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यदि आप लोग देखें कि यहां पर ये जो 1,3-PgA बना, ये जो 1,3-PG है, एक बार फिर से समझ लीजिए 3PgAl का पहले तो फॉस्फोराइलेशन होगा H3PO4 के द्वारा, यहां पर 1,3-PgAl बनेगा, 1,3-PgAl का यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा। यहां पर ये जो रिएक्शन है ये नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और ये भी एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो 1,3-PgA है यहां पर SLP इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। SLP का मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखिए फ्रेंड्स, दो शब्द हम लोग यहां पर काम में लेंगे, एक तो लेंगे CLP, एक लेंगे SLP। CLP का मतलब होता है चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि अगर मैं चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात करूं तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहां पर 6 नंबर की जो ये स्टेप है, यहां पर आपने NADH का फॉर्मेशन किया। NADH जब तक ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे तो NADH जो है वो ATP का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। NADH से ATP का फॉर्मेशन कब होगा? जब NADH जो है वो किसके अंदर एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहां पर ये NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेगा और यहां पर CLP होगा और CLP से यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन चलेगा। जबकि मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि 1,3-PgA यानी कि 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसके भी 2 मॉलिक्यूल थे, यहां पर इसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं? यहां पर ये 2 मॉलिक्यूल हैं। ये जो 1,3-PgA है, इस 1,3-PgA का यहां पर आप लोग बताएंगे कि इसका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? जब किसी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट समूह बाहर निकलकर ATP का फॉर्मेशन करे, यानी कि remove the 1 phosphate group from the substrate and to form ATP। ATP का निर्माण सबस्ट्रेट से निकलने वाले फॉस्फेट से होता है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यहां पर यदि आप लोग देखें तो यहां पर हम लोग बताएंगे कि 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्यों?
उसका कारण यह है कि यहां पर 1,3-BiPGA के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल है। अब 1,3-BiPGA के पास में यहां का प्रत्येक अणु के पास में 2 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, तो यहां से 2 मॉलिक्यूल है तो कितने फॉस्फेट बाहर निकलेंगे? 2। तो यहां पर 1,3-BiPGA से किसका फॉर्मेशन होगा? 3PGA का फॉर्मेशन होगा। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल यहां पर बनते हैं। तो 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। और यहां पर चूंकि फॉस्फोराइलेशन हुआ है, जब भी फॉस्फोराइलेशन होगा फ्रेंड्स हमेशा याद रखें यहां पर कौन सा एंजाइम काम आएगा? काइनेज एंजाइम काम आएगा। और काइनेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए Mg+2 की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम आयन जो है वो काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है। अब ये जो आपका 3PGA है, इस 3PGA का यहां पर आप लोग बताएंगे 8th नंबर पर आइसोमराइजेशन होगा। अब इसका आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण होता है तो 3PGA का तो यहां पर एंजाइम काम आएगा म्यूटेज, कैटेगरी ऑफ आइसोमरेज एंजाइम। तो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3PGA से मित्रों यहां पर 2PGA का निर्माण होता है। यानी कि फॉस्फेट समूह जो है वो 3 नंबर से 2 नंबर पर प्रतिस्थापित हो जाता है या सब्स्टिट्यूट हो जाता है और 3PGA से 2PGA का फॉर्मेशन हो जाता है। मित्रों ये रिएक्शन नंबर थी आपकी 5, ये रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 7, रिएक्शन नंबर 8। अब हम लोग रिएक्शन नंबर 9 की बात करें। रिएक्शन नंबर अगर मैं 9 पर बात करूं तो 9 पर यहां पर डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि यहां पर निर्जलीकरण होता है, जल के अणु बाहर निकलते हैं और यहां पर मित्रों प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक जल का अणु बाहर निकलेगा। चूंकि यहां पर 3 कार्बन के ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 अणु हैं, तो प्रत्येक अणु से एक जल का अणु बाहर निकलता है और 2PGA से यहां पर PEP का निर्माण हो जाता है। फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है और यहां पर जो एंजाइम काम आएगा मित्रों, एंजाइम का नाम होगा इनोलेज एंजाइम। आप लोगों ने ध्यान रहे कि जहां पर फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का क्लीवेज किया था वहां पर एंजाइम काम आ रहा था एल्डोलेज। यहां पर एंजाइम कौन सा काम आएगा? इनोलेज काम आएगा। और यहां पर PP बनेगा। PP में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं। मित्रों मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आपके 3PGL के 2 मॉलिक्यूल बन गए थे। एक जब फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का क्लीवेज हुआ तो 3 ट्रायो शुगर बनी, एक तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और एक आपका 3PGL, 2 ट्रायो शुगर बनी। अब ये जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है अल्टीमेटली आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? 3PGL में। 3PGL का हमने डिहाइड्रोजनेशन किया तो 1,3-BiPGA बना। 1,3-BiPGA का SLP करेंगे तो 3PGA बनेगा। 3PGA का आइसोमराइजेशन करेंगे तो 2PGA बनेगा और 2PGA का अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहां पर PEP भी बनेगा। और आगे जो PEP है, लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों को मैंने ग्रुप में बाकायदा इनके नोट शेयर किए हैं, आप वहां से अपना पूरा टेक्स्ट नोट डाउन कर सकते हैं, यहां से चीजों को आप लोग बच्चों समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट जो 10 नंबर वाली जो स्टेप है उसको भी हम लोग बोलते हैं SLP। अभी मैंने क्या बनाया था? PEP। PEP का पूरा नाम फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हमेशा आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन करता है। हम लोगों ने जैसे आयोनिक फॉर्म में अगर इसको कहेंगे तो क्या बोलेंगे? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जैसे लैक्टिक एसिड है लैक्टेट, जैसे पाइरुविक एसिड है पाइरुवेट, ये सब आयोनिक फॉर्म है। तो यहां पर ये जो PEP बना ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर भी SLP होगा और यहां पर भी 2 ADP से
यहां पर 2 ATP का निर्माण होगा और यहां पर कोफैक्टर के रूप में Mg+2 आयन काम आता है। PP के कितने मॉलिक्यूल बताए थे मैंने? 2 मॉलिक्यूल और ईच मॉलिक्यूल हैविंग 3 कार्बन। तो यहां पर आप लोग बताएंगे 2 मॉलिक्यूल है पीपी से, यहां पर मित्रों किसका फॉर्मेशन होगा? पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इस प्रकार यहां पर ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में परिवर्तन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पर SLP वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन चलेगा। PEP से जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है उससे फॉस्फेट समूह बाहर निकलेगा। ADP से क्या बनेगा? ATP बनेगा। क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहां पर 2 ADP से 2 ATP का निर्माण होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, अब मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यदि मैं ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जेटिक्स की बात करूं तो मैं यहां पर 2 केसेस में स्टडी करूंगा। केस फर्स्ट, एन एरोबिक कंडीशन। अगर एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहां पर आप लोग बताएंगे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। देखिए मित्रों, हमें जो ATP निकालने होते हैं वो CLP प्लस SLP के निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यूज्ड, या मैं कह सकता हूं कंज्यूम्ड ATP, यानी कि ATP कहां कहां पर खर्च होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर स्टेप नंबर 1 और 3, यानी कि स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3, ये वो 2 स्टेप हैं जहां पर ATP खर्च होते हैं। ये फंडामेंटल फॉर्मूलेज आप लोग अपने दिमाग में रखें। 1 नंबर 3 नंबर पर ATP खर्च होगा। 1 नंबर पर जो रिएक्शन चलती है वो आप लोग बताएंगे कि ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज से यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और यहां पर आप लोग बताएंगे साहब 1 ATP खर्च होता है और ADP बनता है। इसी प्रकार स्टेप नंबर 2, अगर आप लोग देखें कि यहां पर ग्लाइकोलाइसिस की 3rd नंबर की स्टेप, जहां पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है, वहां पर भी आप लोग बताएंगे 1 ATP खर्च होता है और यहां पर क्या बनता है? ADP। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहां पर 2 ATP जो हैं वो यूज्ड होते हैं। तो यूज्ड ATP का नंबर 2 ATP। अब हम लोग इसी के अंदर बात करते हैं B कैटेगरी, गेन्ड, या मैं कह सकता हूं प्रोड्यूस्ड ATP या निर्मित ATP कितने होंगे, यानी कि खर्च होने वाले ATP और बनने वाले ATP। यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर मेरे दिमाग में सीधा चल के आएगा 7 नंबर 10 नंबर, इन दोनों स्टेप के ऊपर SLP चलता है, जबकि 6 नंबर पर CLP चलता है। मित्रों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट है और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो यहां पर CLP या चेन लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगा। तो अपने यहीं पर याद रखो CLP की वैल्यू तो 0 होगी। अब हम लोग बात करते हैं गेन्ड ATP कहां कहां बनेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कि स्टेप नंबर यदि मैं देखूं 1,3 बाई PGA, 7 नंबर की जो स्टेप है यहां पर इससे बनता है आपका 3 PGA। इसके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने कार्बन? 3 कार्बन। इसके भी कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन? 3 कार्बन। और यहां पर आप लोग बताएंगे 2
ADP से 2 ATP बनते हैं। और इसी तरह से एक स्टेप और यदि मैं बात करूं कि फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं और 3 कार्बन हैं। तो यहां पर यदि आप लोग देखें तो यहां पर भी 2 ADP से 2 ATP बनते हैं और यहां पर आपका पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसमें 3 कार्बन है। तो फ्रेंड्स हमने यहां पर देखा कि टोटल प्रोड्यूस्ड ATP जो है वो कितने हैं, 4 ATP। तो इसका मतलब SLP में कितने ATP बने, 4। अब मुझसे कोई पूछे कि साहब नेट प्रॉफिट कितना रहा, तो मैं कहूंगा यहां पर टोटल ATP 4 बने, खर्च कितने हुए, 2। तो यहां पर नेट लाभ जो है वो मित्रों कितने ATP का होगा, वो आप लोग यहां पर बताएंगे, 2 ATP का नेट लाभ। तो जब भी ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भी सवाल पूछा जाता है कि एक ग्लाइकोलाइसिस में नेट लाभ कितने ATP का होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 ATP। अब मैं लास्ट एनर्जेटिक्स की बात करता हूं कि अगर सपोज कीजिए कि कंडीशन जो है वो यहां पर कौन सी हो, एरोबिक। यदि कंडीशन यहां पर अगर एरोबिक हो, यदि कंडीशन एरोबिक है तो यहां पर O2 क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और यदि O2 प्रेजेंट होगा तो मित्रों यहां पर 6 नंबर की जो स्टेप है, 6 नंबर की स्टेप में आप लोगों ने बताया था कि 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे यहां पर 1,3-PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। और यहां पर आप लोगों ने बताया था कि 2 NAD से 2 NADH प्लस 2H आयन का फॉर्मेशन होता है। ये जो 2 NADH आयन है, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं तो ये यहां पर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि NADH जो है वो यहां पर कितने ATP बनाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो सटल सिस्टम कैसा यूज करते हैं। सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं, हम लोग सामान्य रूप से बताते हैं, अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या कोई नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की भी बात करें, तो हम लोग सामान्य रूप से यहां पर बताते हैं कि 1 NADH इक्वल टू 3 ATP। तो 2 NADH बराबर यहां पर हो जाएंगे आपके 6 ATP। हमारा फॉर्मूला था CLP प्लस SLP, टोटल ATP, CLP में 6, SLP में 4 और 2 खर्च हो गए, तो नेट प्रॉफिट 8 ATP का होगा। नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं जब सटल सिस्टम की बात करूंगा, तब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि कहां पर तो 36 ATP बनेंगे, कहां पर 38 ATP बनेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।